नमस्कार मित्रों, मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करने का कृपा करें। आज एपेलन के तहत न्यूमरेसी पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। पेडागोजी ऑफ फंडामेंटल न्यूमरेसी, मूलभूत गणित के शिक्षण शास्त्र। हम अपनी कक्षा में गणित कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सोचिए कि आप अपनी कक्षा में गणित कैसे पढ़ाते हैं। मैं ये सब जो पढ़ाना है, बार बार मैं इसको चेंज करने के लिए कह रहा हूँ। दिमाग में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। पढ़ाना बात को हम लोगों को भूल जाना है और हम लोगों को याद रखना है कि बच्चों को हमें सिखाना है। अब देखिए, मैंने क्लास 3 के बच्चों को 4 सम्स दिया है हल करने के लिए। जोड़ो, घटाव करो, भागा दो और गुना करो। इसमें मैंने 10-10 नंबरों का एक संख्या दिया है और मैंने बच्चों को कहा है कि इसको हल करके दिखाओ। क्या ये तरीका सही है गणित पढ़ाने के लिए क्लास 3 में? आप सोचिए। हमारे प्रयास के बावजूद भी बच्चे गणित में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी बच्चे जो है वो मूलभूत गणित जो है उसको सीख नहीं पा रहा है? सोचिए, इस पर विचार कीजिए। और एक प्रश्न है कि जब आप छात्र या छात्रा थे तो आपको आपकी गणित की कक्षा कैसी लगती थी? हम लोग डरते थे गणित से भी, गणित के क्लास से भी, गणित का पुस्तक से भी और गणित का शिक्षक से भी। कारण इसका क्या है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है और हम पढ़ाई के क्रम में मूर्त से अमूर्त के संबंध को नहीं समझ पाते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर हमें ऐसा चीज़ सिखाया जाता है जो असलियत में इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं। अमूर्त के साथ जो संबंध है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। गणितीय अवधारणाओं में क्रमबद्धता होती है। कैसे होती है? चलिए सोचते हैं और देखते भी हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे जोड़ समझने से पहले संख्याओं की ज्ञान जरूरी है। यदि आपको संख्या ज्ञान नहीं पता है तो आप जोड़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक अवधारणा की समझ उसके पूर्व अवधारणाओं पर आश्रित है। जोड़ जानने के लिए संख्याओं की जानकारी जरूर है। यदि बच्चे संख्याएं नहीं जानेंगे तो वो जोड़ना नहीं सीख पाएंगे। अवधारणाओं की समझ की कमी से नई अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। मान लीजिए किसी बच्चे को संख्याओं के बारे में नहीं पता है और हम जोड़ना सिखा रहे हैं, वो जोड़ नहीं सीखेंगे। यदि वो जोड़ नहीं सीख पाएँ तो वो गुना करना भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि गुना करना क्या होता है? लगातार जोड़ना को हम लोग गुना कहते हैं। एक ही संख्या को यदि हम लोग लगातार जोड़ते जाएं तो उसको गुना करते हैं। जैसे 2 को 5 बार जोड़े तो क्या होगा? 10। अब 2 को 5 से गुना किए, वो भी 10 होगा। इसी तरह से यदि बच्चे घटाव नहीं करना जानते हैं तो वो भागा करना भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि भागा करना क्या होता है? बार बार घटाना। जैसे 10 को 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा आंसर? 5। अब 10 में से 2 को 5 बार हम लोग घटाएंगे तब जाके भी आंसर क्या आ जाएगा। 2 को घटाते चले जाएंगे 10 से, जब शून्य आ जाएगा तो हम देखेंगे कि कितना बार हम लोग 2 को 10 से घटाए हैं कि लास्ट में शून्य आया है। देखा जाएगा कि 5 बार हम लोग घटाए हैं, तो आंसर होगा 5। गणित को रोचक आनंददायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप सोचिए, विचार कीजिए। आप शिक्षक हैं, बच्चों को कैसे सिखाएंगे गणित को रोचक और आनंददायी तरीका से? चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाने का प्रतिफल। कोणों की अवधारणाओं की खोजबीन करते हैं। कोणों को समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों को कोना के बारे में पता है। बच्चे अक्सर विद्यालय के जो बरकक्ष होता है उसमें वो कोना कोनी खेलता है और वो ठीक उसी जगह उसी को कोना बनाता है जहाँ 2 दीवार के मिलता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चे को कोना के बारे में जानकारी है और हमको उन्हें कोना से कोण तक ले जाना है। इसके लिए हम लोग TLM के तहत अपना हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ से उन्हें न्यून कोण, पहले हम समकोण दिखाएंगे, देखो बाबू ये समकोण है, और फिर समकोण से हम लोग न्यून कोण जाएंगे और न्यून कोण से अधिक कोण। इसके TLM का उपयोग कीजिए और बहुत आसानी से ये TLM हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे झाड़ी होता है, उसमें से हम लोग चुनकर सीधा लकड़ियों को ले आएंगे और उसको जोड़कर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। सबसे अच्छी बात होगा कि बच्चे पर ये छोड़ दीजिए,
बच्चे को बोलिए बाबू, 10 बच्चों को बोल दिए कि तुम न्यूनकोण बना के ले आओ, 10 को बोल दिए कि आप समकोण बना के ले आओ, और 10 को बोल दिए कि आप अधिक कोण बना के ले आए। अगले दिन देखिएगा आपके यहाँ कोणों का भरमार हो जाएगा। टीएलएम की मदद से सिखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गणित में टीएलएम का जो इस्तेमाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इस्तेमाल वांछित भी है और आवश्यक भी। तीली बंडल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए तीली बंडल नहीं है तो हम लोग झाड़ू का जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है आपके पास तो झाड़ियों से हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी ले आएंगे और लकड़ियों को तोड़कर उसमें बंडल बनाएंगे। कंचे का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब कंचे मान लीजिए आपके पास नहीं है, इसके जगह हम लोग पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है जिसको आप कंचे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D वस्तुएं तो हमारे आसपास बहुत है। डब्बे हो गया, पेंसिल बॉक्स, किताब, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टीएलएम के लिए। और टीएलएम के मदद से सीखना बहुत आसान होता है, और बच्चा को यहाँ पर हम लोग अमूर्त से मूर्त की तरफ ले जा सकते हैं। आमतौर पर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। एक लड़की है मिनी, 1 से 20 तक की गिनती सही क्रम में बोल सकती है। एक बार उसकी दादी ने उसे दराज में से 12 बटन लाने को कहा। मिनी ने 12 गिनते हुए बटन उठाए और दादी को दिए। उसमें कुल 7 बटन थे। दादी ने मिनी से कहा, फिर से गिन कर देख लो कि 12 बटन है कि नहीं। मिनी ने फिर से गिना और कहा कि नहीं, ये तो 15 बटन है। अब बच्चा ये गलती क्यों किया, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक ही कारण हो सकता है कि पहले बार मिनी का जो संयोजन था, जो कोऑर्डिनेशन था, गिनती और हाथ के बीच वो नहीं था। वो जल्दी जल्दी गिनती गई, 12 तक गिन ली, लेकिन हाथ उसका 7 ही बटन उठाया। दूसरे बार क्या किया उसने, 7 बटन था और फिर से गिना तो देखा कि 12 बटन है कि नहीं। मिनी ने फिर से गिना और कहा कि नहीं, ये 15 बटन है। दूसरा बार क्या किया, फिर वही गलती हुआ। हाथ और गिनती का बीच जो कोऑर्डिनेशन था वो ठीक नहीं था मिनी का। वो गिनते गई और 7 बटन को गिनकर 15 कर दी, दुगुना से 1 ज़्यादा। तो मिनी का जो कोऑर्डिनेशन है हाथ और गिनती के बीच, ये नहीं है। अक्सर इस तरह का गलतियां बच्चे करते हैं, जल्दी जल्दी गिन लेते हैं और क्या करते हैं, कम चीज़ को ज़्यादा दिखा देते हैं, या ज़्यादा लाना है तो उसको कम ले आते हैं उठा के और बोलता है मैंने उतना ही लाया। सवाल जो गणितीय सोच को बढ़ावा देता है। बच्चों को आप पूछ सकते हैं कि 2 संख्या का जोड़ 12 है, ये कितनी तरह से हो सकता है। 1 से शुरू कीजिए, 1 जोड़ 11, 2 जोड़ 10, 3 जोड़ 9, इस तरह से हम लोग लास्ट में चल जाएंगे। एक बार फिर 1 जोड़ 11 से शुरू किए थे, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 11 जोड़ 1। इसी प्रकार 2 संख्या को घटाने पर 12 है, ये कितनी तरह से हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। एक आयतकार जमीन है, 96 मीटर है, आयतकार जमीन की भुजाएं क्या होगी। 1 जोड़ 95 से शुरू कीजिए और दिखाते जाइए कि बहुत बार हो सकता है। अब देखिए गणित में क्या है, सबसे पहले एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है लैंग्वेज, फिर पिक्चर आता है और अंत में आता है सिंबल। इसको हम लोग ELPS सिद्धांत कहते हैं। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। अब इसमें हमने क्या सीखा, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मूर्त यानी कि ठोस अनुभव देने की ज़रूरत है। बच्चों के अनुभव को महत्व देते हुए गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जब हम लोग बच्चा को जोड़ घटाव सिखाते हैं तो उसको हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। मान लीजिए कि बच्चा को कहेंगे कि 10 रुपया लेके आप बाजार गए, 2 रुपया का पेंसिल खरीदें, 3 रुपया का चॉकलेट खरीदें, इस तरह से आप कितना रुपया का सामान खरीदें, तो वो जोड़ लेगा, दैनिक जीवन से जुड़ जाएगा। और फिर कहेंगे कि मान लीजिए आपने कुल 7 रुपया खर्चा किया और आपको 10 रुपया दिया गया है, तो आप किस तरह से पता आपको चलेगा कि कितना रुपया बचा, तो वह 10 से 7 को माइनस करेगा। इस तरह से सुबह जब बच्चे आते हैं उन्हें पूछिए कि कौन कौन रोटी खाया है और कितना करके, फिर आप बच्चा को जोड़ के किसी बच्चा को जोड़ के पूछिए कि आज सभी बच्चों ने मिलकर कितनी रोटियां खाई है। तो इस तरह से हम लोग अनुभव को महत्व देते हुए गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, शनिवार को आप बाजार लगा दीजिए, आपके पास TLM में नकली नोट है और इन नोटों को बच्चों में बांट दीजिए और कहिए कि जाके कुछ सामान खरीद के आइए। वो लोग सामान खरीदेंगे, अंत में बोलिएगा कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा तुमने खर्च किया और मुझे कितना लौटा रहे हो। इसी तरह से जो बच्चे दुकानदार बने हैं उनको पूछिए कि कितना सामान बिका और कितना पैसा तुमने आज कमाया।
तो इस तरह से हम लोग गणित को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों में जो दैनिक अनुभवों का जो अवधारणाएं हैं इसको स्पष्ट कर सकते हैं। गणित पढ़ाने में टीएलएम की भूमिका अहम है। यह टीएलएम हमें अपने परिवेश में मिलने वाले कबाड़ वस्तुओं की मदद से और बच्चों की सहभागिता से बना सकते हैं। अब टीएलएम कोई ज़रूरी नहीं है आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा या शिक्षा विभाग को आपको देना पड़ेगा। ये टीएलएम आप कबाड़ से भी बना सकते हैं। गणित के लिए टीएलएम जो है जहाँ तहाँ से आप जुगाड़ कर सकते हैं और उसको बनवा सकते हैं, बच्चों से भी और खुद भी बना सकते हैं। इसीलिए गणित में हम लोगों को टीएलएम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। गणित पढ़ाने में खेल, गतिविधि, पहेली का अहम रोल है और साथ में बच्चों को गलती करने की आज़ादी भी होना चाहिए। असल में गलतियाँ ही सीखने का सीढ़ी होती है। गणित में जो पोएम्स होता है, राइम्स होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को हम लोग राइम्स के द्वारा 1 2 सिखा सकते हैं, 1 2 3 सिखा सकते हैं। गतिविधि भी कर सकते हैं आप, पहेली भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और साथ में बच्चों को हम लोग गलती करने का आज़ादी दीजिए, बच्चों को करने दीजिए गलती, और धीरे धीरे गलती करते हुए वो गणित को सीखेंगे, उस गणित की अवधारणाओं को जानेंगे। गणित को रोचक, आनंददायी बनाने के लिए बच्चों को हमें भयमुक्त वातावरण देना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे बिना किसी दबाव के सवाल कर सके, अपनी बात रखें। देखिए, गणित आज हमारे लिए हार्ड क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो गुरुजी थे गणित के, वे हमेशा बोलते थे कि बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गणित बहुत हार्ड है, इसमें पास करना बहुत मुश्किल है, इत्यादि इत्यादि। इन बातों को नहीं कहना है। बच्चों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि गणित बहुत ही सहज सब्जेक्ट है, धीरे धीरे इसको हम लोग सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीखेंगे। तो बच्चा को भयमुक्त वातावरण देना पड़ेगा और उनको जो गणित है रोचक और आनंददायी बनाना पड़ेगा उनके लिए, और उनको कोई दबाव नहीं देंगे कि सवाल मत पूछिए, जितना सवाल पूछना है पूछिए और अपनी बात भी रख सके हुए। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी ने इसको देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे अवश्य ही पूछे कमेंट करके, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि भविष्य में भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।